कई लोग ऐसे भी हैं जो यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इन्होंने यही नहीं पता कि स्कूल में लागू होगा, कि कॉलेज में लागू होगा, कि यूनिवर्सिटी में लागू होगा, कि किसके समक्ष लागू होगा। तो इस पर टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं। देश विरोधी जितनी घटनाएं होती हैं, सारी चीज़ अगर आप धैर्य देखेंगे तो वहाँ पे जितने जेएनयू के डफली गैंग है, आज़ाद टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज़ादी वाले गैंग है, सब करते हैं, जो आज़ादी और अभिव्यक्ति के नाम पे खुद ही जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं, सारा चीज़ करते हैं। समाज के अंदर जातिगत भेदभाव ना हो, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य ये था SC/ST एक्ट 1989 का, लेकिन अब वही कानून एक समझिए हथियार बन गया। 95% केस बेकार है। आप 90% है, जनरल के लोग 10%, तो जनरल तो माइनॉरिटी हो गई, तो माइनॉरिटी के सारे राइट अब जनरल को मिलने चाहिए। चाहे DU के अंदर प्रोसेस हो रहा हो, चाहे JNU में हो रहा हो, चाहे जंतर मंतर जहाँ भी हो रहा हो, ये विरोध होना, चाहे किसी के पक्ष में विरोध हो, किसी विपक्ष में विरोध, ये विरोध गलत है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, संविधान के पूरी नए तरीके से निर्वचन होना है। आगे पूरे आरक्षण पर रोक लगना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार पर, और आर्थिक आधार में भी गरीबों को सबसे पहले मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर समाज दो गुटों में बंट गया है, कोई इसको अपोज करने में लगा है और कोई ये कह रहा है कि इस तरीके के कानून ना बनाए जाएं। अब ऐसे में तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। लगातार यूजीसी को लेकर DU में, JNU में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से स्लोगन गाए जा रहे हैं और जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर भी सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होने लगा है। अब ऐसे में पत्रकारों के साथ मारपीट करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, गोदी मीडिया बोलना, इस तरीके की चीज़ें अब समाज में बेहद तेजी से फैल रही हैं। और इसका जो एक्चुअल मूल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे ऑर्डर दिए हैं, जो वर्डिक्ट दिए हैं, आखिरकार उसका वेट क्यों नहीं किया जा रहा। 19 मार्च को का फैसला आने वाला है, लोग उसका भी वेट नहीं कर पा रहे। इस तरीके की तमाम चीजें कर रहे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और जो एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास और कटेंगे तो बटेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कुछ मानना है। तो कुछ वकील हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ कहते हैं। चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? सूरज कुमार झा मैम। सर, जिस तरीके से भी यूजीसी का नया बिल आया, पत्रकारों के साथ लगातार बदतमीजी हो रही है, सवर्ण, ST, OBC सब एक दूसरे में बटे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? मैम, ये जो पहली बार घटना हुई है जो पत्रकार के साथ, उनके वो घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे घटना है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा प्रहरी बोला जाता है। तो इसमें अगर उनके साथ हुई है घटना, जो कि वीडियो वायरल हुई है, तो बहुत गलत हुआ है। और DU में से उम्मीद नहीं थी कि DU में स्टूडेंट ऐसा करेंगे। प्रोटेस्ट के नाम पर वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है। पहले ये मामला JNU में होता था। देश विरोधी जितनी घटनाएं होती हैं, सारी चीज़ अगर आप धैर्य देखेंगे तो वहाँ पे जितने JNU के डफली गैंग है, आज़ाद टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज़ादी वाले गैंग है, सब करते हैं, जो आज़ादी और अभिव्यक्ति के नाम पे खुद ही जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं, सारा चीज़ करते हैं। इससे पहले भी देखे होंगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, सारा एंटी ब्राह्मण, एंटी सवर्ण की बात। UGC का जो एक्ट आया है, वो एक्ट बहुत ही जो बड़ा दुर्लभ और अजीब तरीके का एक्ट था, जिसमें सेक्शन 3C में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो डिफिनीशन है बड़ा वेग था, जिसमें कि मृत्युंजय तिवारी आज़ाद नाम के एक कार्यकर्ता के द्वारा इस पर पिटीशन पड़ी थी, उसको चैलेंज किया गया था उस नोटिफिकेशन को। उस नोटिफिकेशन में जब चैलेंज हुआ तो जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बेंच में मामला लगा और उन्होंने पहले दिन ही देखते ही समझ गए कि ये कानून का जो है मिसयूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन है। स्टे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर सारे सवर्ण भरे हुए हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, जितने जज हैं, वो सब सवर्ण हैं, तो इस तरीके का फैसला आना स्वाभाविक है। नहीं मैम, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, इससे ठीक चीफ जस्टिस पहले BR गवई थे, कि दलित समाज से आते थे, और उनका इंटरव्यू देखिए हर चैनल पे वो खुद कहते हैं मैं दलित हूँ और मैं अम्बेडकर की वजह से ही चीफ जस्टिस बना। इससे पहले भी KG बालाकृष्णन रहे, भारत के हर बड़े पोस्ट पे दलित रहे। अभी अपने राष्ट्रपति महामहिम दलित हैं, तो प्रधानमंत्री भी दलित रह चुका। तो ये आरोप लगाना महज जो है वो एक बेबुनियाद आरोप है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है और इस तरीके का एक समाज में बांटने की कोशिश है। ये जो कानून है, ये काला कानून है। इससे अगर ये कानून लागू रहता और लागू अगर हुआ यही कानून, तो ये समाज को एकदम तोड़ देगा। और इसमें एक रीजन है कि सवर्ण बनाम अन्य है सब, और अन्य जो है उसका इतना मिसयूज करेंगे। जैसे दरभंगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, दरभंगा में अभी एक सवर्ण का और एक पासी जाति का आदमी के बीच में मजदूरी को लेकर लफड़ा हुआ। उसके खेत में कुछ काम हुआ, मजदूरी को लेकर नॉर्मल विवाद थोड़ी एक्सेलरेट कर गई। उसने 230 आदमी के खिलाफ SC/ST एक्ट में फर्जी FIR कर दिया। कुछ एक तो ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई को, नोएडा में, बड़े बड़े शहर में रोजगार के सिलसिले में काम कर, उनका भी नाम उस FIR में। अब बताइए, जो आदमी वहाँ था ही नहीं, उसका नाम FIR में है। इससे पहले विष्णु तिवारी का, आपने हमीरपुर का, UP का विष्णु तिवारी SC/ST केस में 20 साल तक जेल में रहा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको बरी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच में SC/ST एक्ट का जो मिसयूज था उसको लेकर चिंता जाहिर कर गए और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का डाटा निकाला गया। पता चला कि 95% केस जो हैं फेक हैं या पर्सनल एलिमिटी के साथ हैं, कि किसी का जो है पर्सनल कोई किसी का होता जनरली क्या होता है, गाँव चूँकि भारत गाँव का मतलब देश है, इसमें गाँव जमीन या इस पे SC/ST के लोग कब्जा कर लेते हैं सवर्णों के। सवर्ण अगर विरोध जाता है तो उस पर SC/ST एक्ट लगा देते हैं। तो वहाँ एक कब्जे एक तरीके देखा था, जमीन कब्जा करना या किसी की संपत्ति कब्जा करने का भी अवैध ये हथियार बनाने जो उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना था। आर्टिकल 17 के हिसाब से कानून बना था कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी तरीके का जाति समाज के अंदर जातिगत भेदभाव ना हो उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ये इस कानून का उद्देश्य ये था SC/ST एक्ट 1989 का। लेकिन अब वही कानून एक समझिए हथियार बन गया। 95% केस फेक आ रहे हैं। और अभी देखिए चंद्रशेखर रावण को मीडिया एक इंटरव्यू के अगर तुरंत काम करो नहीं तो मैं SC/ST एक्ट लगवा दूंगा, सीधा सीधा कहता, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आएगा। तो और ये जो UGC एक्ट था इसमें ये इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी, स्टूडेंट पे था, टीचर पे या नॉन टीचिंग एसिस्टेंट सब पे। कोई प्रोफेसर ऑन मेरिट कर किसी विद्यार्थी को फेल किया और गलती से विद्यार्थी उस समाज का आ जाता है, SC समाज, SC समाज या OBC समाज, वो सिर्फ इतना कहेगा कि वो जो टीचर हैं हमारे ये नंबर हमें इसलिए कम दिए कि मैं किसी व्यक्ति का खास समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं यादव हूँ, मैं OBC हूँ, मैं SC हूँ, मैं ST हूँ। अब वो प्रोफेसर साहब 4-5 साल के लिए जो है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, वो अपने बेगुनाही कोर्ट के अंदर साबित करते हुए। इसी को सबसे पहले ही दिन देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहा कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और आप जो है समाज को ब्लैक एंड व्हाइट, अमेरिका की तरह ब्लैक एंड व्हाइट कॉलेज में बांटेंगे, कैसे चीज़ें हो रही हैं। और आप इस तरीके से कानून बना जो कि देखता ही वेग है। जस्टिस जयमाला बागची ने साफ साफ कहा कि आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स की टीम बनाइए, उनसे अगर आपको यही दूर करना हो तो उनसे एक राय लीजिए, उनसे एक मसौदा लीजिए, लेकिन ये कानून गलत है। फिलहाल के लिए उस कानून में स्टे है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, विद्रोह हो रहा है, मैं मानता हूँ ये अपने आप में, हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खड़े हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे कर दिया फिलहाल के लिए और आपकी सुनवाई का मौका दिया, ऐसा भी नहीं था पहले दिन ही कानून खारिज हो गया। 19 मार्च को सुनवाई है, आप जंतर मंतर पे हल्ला करने से क्या होगा, ये तो कंगारू कोर्ट हो जाएगा, जिसकी संख्या बल जितना वो हल्ला करके ले ले। जब आप इसी सुप्रीम कोर्ट में भरोसा ही नहीं है, आपको कानून व्यवस्था भी भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत है। सुप्रीम चाहे DU के अंदर प्रोसेस हो रहा हो, चाहे JNU में हो रहा हो, चाहे जंतर मंतर जहाँ भी हो रहा हो, ये विरोध होना, चाहे किसी के पक्ष में विरोध हो, किसी विपक्ष में विरोध हो, ये विरोध गलत है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, संविधान के पूरी नए तरीके से निर्वचन होना है इसमें। सर अभी मैं जंतर मंतर पे गई थी, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम मतलब SC/ST कास्ट से आते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों का चमड़ा पहले भी हम उखाड़ते थे और अब भी अगर हमारा ये कानून पास नहीं हुआ तो हम सबके चमड़े निकाल देंगे। इस तरीके की हेटफुल बातें जिस तरीके से एक समाज के द्वारा की जा रही है, इससे कितना मतलब समानता का अधिकार तो भूलता ही जा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे में कटने और बंटने की बारी आ गई, क्या कहते हैं? जी, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पानी नहीं दिया गया, हमसे कुआं, जमीन, जल और जानवर छीन लिए गए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए संविधान सबसे पहले है। अगर संविधान सबसे पहले है तो उसी संविधान का अनुपालन करते हुए संवैधानिक कोर्ट ने आपके पूरे UGC के नियम को स्टे कर दिया है। आप उस नियम को क्यों नहीं मानते हैं? क्या आप संसद पर और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर ऐसे नियम को लाना चाहते हैं जिससे समाज में विद्वेष फैले? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने जब SC/ST में क्रीमी लेयर की बात की तब भी इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये मूर्ख लोग हैं, इनके पास बुद्धि तो है नहीं। अब समझिए कि SC/ST में जो IAS हो गया है, जो MP MLA हो गया है, उसके बच्चे के रिजर्वेशन की वकालत ऐसे गरीब लोग करते हैं SC/ST समुदाय से जिनके पास घर तक नहीं है। ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा था कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा और एक आदिवासी का बेटा एक बराबर है, क्योंकि मेरे बेटे को जो सुविधा मिल रही है वो आदिवासी समाज के बेटे को वो सुविधा कैसे मिल सकती है? तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है। इनके जो नेता बोल देते हैं उसी पर ये विरोध करने के लिए चले आते हैं। कानून की कोई जानकारी नहीं होती है, ना तो ये जानकारी रखना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो UGC का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इन्होंने यही नहीं पता कि स्कूल में लागू होगा, कि कॉलेज में लागू होगा, कि यूनिवर्सिटी में लागू होगा, कि किसके समक्ष लागू होगा। तो इस पर टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि उसी UGC के कानून में 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 सब क्लॉज C, सेक्शन 3 सब क्लॉज E। सेक्शन 3 सब क्लॉज C अभी जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि OBC SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको कमेटी सुनेगी। सेक्शन 3 सब क्लॉज E 2012 से चला आ रहा है और उसके पहले से भी जुड़ा हुआ है। उसमें यह लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो कमेटी के पास जा सकता है, अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तो क्या एक कानून में 2 सेक्शन डिस्क्रिमिनेशन के डिफिनीशन के लिए जरूरी है? ऐसा नहीं होना चाहिए कानून के तौर पर। और यह आर्टिकल 14 जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वो वायलेशन कर रहा है ये कानून। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर कि ये कानूनी रूप से सही कानून नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो, SC ST के साथ भी हो सकता है, जनरल के साथ भी हो सकता है। उनका कहना है कि 3000 सालों से जो हमने झेला, अब हम चाहते हैं कि आप भी झेलो। तो ये जो ये एक मानसिकता है, ये कहाँ से आती है और इस तरीके की सोच क्यों पनप रही है समाज? देखिए, ये मूर्ख लोग हैं, इनको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर इस तरीके से कानून को देखेंगे तो आप एक तरफ कहते हैं कि आप 90% है, जनरल के लोग 10%, तो जनरल तो माइनॉरिटी हो गई, तो माइनॉरिटी के सारे राइट अब जनरल को मिलने चाहिए। आप कह रहे हैं कि 3000 साल से आपके साथ अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो फिर 75 साल से देश आजाद हो गया, आपको आरक्षण दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ जाइए, आप तब भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको सारी सुविधाओं में पहला स्थान दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ जाइए, आप तब भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें भूल आपसे हो रही है। आप अपने आप को अंदर को झांकिए कि कहाँ पे ऐसी चीजें कमी रह जा रही हैं जिससे इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी हम पीछे हो जा रहे हैं। और अगर इतनी सुविधाएं इनसे छीन ली जाए और इनको मेजॉरिटी मान लिया जाए और जनरल के लोगों को माइनॉरिटी, ये इतने राइट अगर माइनॉरिटी को जनरल को दे दिए जाए, फिर ये कहाँ रहेंगे? और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि कानून में एक अनुच्छेद है संविधान के अंदर, आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब जो इंडिविजुअल जन्म ले रहा है उसको तो ये पता नहीं है कि वो जनरल के घर में जन्म ले रहा है कि SC ST के घर में कि OBC के घर में। अब वो जन्म लेने के बाद उसको आप इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं कि 3000 साल पहले आपके पूर्वजों ने हमको प्रताड़ित किया था। तो ये कानूनी तौर पर भी गलत है, सामाजिक तौर पर भी गलत है, नैतिक तौर पर भी गलत है। और आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इस नाम पे कि 3000 साल पहले आपके लोगों ने इतना विभेद किया। आखिर विभेद किया तो अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन्हें तो खत्म हो जाना चाहिए था। मुसलमान सब चले गए, मुगल चले गए, सब चले गए, सबके वंशज चले गए। ये बिना कुएं के, पानी के, बिना रोटी के, दाना के, जमीन के अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो ये गलत धारणा फैलाई गई है समाज में। लोगों को पढ़ना चाहिए, किताबों के बीच आना चाहिए, समझना चाहिए ये बात कि डिस्क्रिमिनेशन पहले जो था उसी को खत्म करने के लिए अब समझिए कि एक महिला प्रधानमंत्री बन जाती है भारत की और वो कहती है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म किया था, उसके पहले महिलाओं को जबरदस्ती चिता पे बैठा देते थे, अब मैं महिला प्रधानमंत्री हूं, जो महिला पहले मर जाएगी तो उसके पुरुष को मैं जबरदस्ती बैठा दूंगी चिता पे। ये तो चीज गलत है ना। आप समाज में रिग्रेसिव कास्टिज्म को नहीं ला सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन की लाने की बात हो रही है, जहां पे लड़के लड़की साथ बैठे, जहां पे OBC SC ST जनरल सभी के बच्चे साथ बैठकर पढ़ाई करें, और आप उसी को बांटना चाहते हैं। और ये टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो जज जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने किया था कि आप इसे अमेरिका नहीं बना सकते कि श्वेत के लिए अलग स्कूल और कॉलेज चले और श्वेत के लिए अलग। तो क्या आप अपने ही समाज के जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मानना चाहते हैं? सर, जैसे आरक्षण की बात होती है, बार बार आरक्षण में लोग खुश हो जाते हैं, वो समानता पे क्यों नहीं बात करते हैं? जो हमारा आर्टिकल 14, 15, 17 है, हमेशा समानता की बात करता है। अब जैसे मान लीजिए जनरल वाला बच्चा 97 परसेंटाइल लेके आ रहा है, वहीं पर SC ST OBC वाला 0 पे, -40 पे। क्या जो वो लोग हैं, उन्हीं की कम्युनिटी के लोग क्या -40 वाले के पास इलाज कराने जाएंगे? या फिर हम लोग इलाज करा पाएंगे? कल को आँख की जगह कान का ऑपरेशन कर दिया, ब्लेड छोड़ देते हैं, पेट में कैंची छोड़ देते हैं। तो ये जो इक्वालिटी है, ये एजुकेशन से भरेगी, आरक्षण से भरेगी? ये जो फुलफिलमेंट कैसे होगा, किस आधार पे होगा? देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने चाहिए, और मैं मानता हूं कि आरक्षण का एक पैमाना होना चाहिए। जैसे कि आप अगर एजुकेशन में दे रहे हैं तो आप नौकरी में मत दीजिए, आप नौकरी में दे रहे हैं तो प्रमोशन में मत दीजिए, आप प्रमोशन में दे रहे हैं तो उसके बच्चे को नहीं दीजिए। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ गया समाज से, उसी के समाज का व्यक्ति अभी भी पीछे है, और जो आगे बढ़ गया वो पीछे वाले को पूछता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1965 में यही कह के गए कि आज मैं आरक्षण को लागू करके बहुत दुखी हूं, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेके जो SC ST के लोग आगे बढ़ गए, वो अपने ही समाज को नीच मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, और उनके साथ उठते बैठते नहीं, उनके साथ संबंध भी नहीं स्थापित करते हैं। और ये मेरे नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के ये संबंध थे। तो कहीं ना कहीं समाज में अगर आरक्षण को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक रूप से बढ़ाना चाहिए। गरीब हर तबके में है,
उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे पहला हक गरीबों का है इस देश के पूरे संसाधनों पर, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि आरक्षण का लाभ लेकर और उसकी आड़ में आगे बढ़ रहा है। आईआईटी ने कई सारी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, जिसमें कहा कि हम आरक्षण के बेसिस पे हर साल 300-400 लोगों को एडमिशन देते हैं। 1 साल 2 साल बाद जब वो 18 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो एजुकेशन को छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे देश के टैक्स पेयरों का पैसा जाया जा रहा है, गलत तरीके से यूज हो रहा है। क्योंकि अब देखिए 200 लोगों को अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला, सेकेंड ईयर में जाके वो छोड़ देते हैं तो 200 लोगों की सीट वैकेंट हो गई, वो पास नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल नहीं पास कर पा रहे हैं। -40 का लड़का कैसे मेडिकल 5 साल में पास कर लेगा? मुझे तो नहीं विश्वास है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। तो आरक्षण का पैमाना आर्थिक रूप से देना चाहिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए सर्टेन एजुकेशन सिस्टम में देना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब चीफ जस्टिस पद की शपथ नहीं दी थी, उसके पहले एक आरक्षण रोका था जो बहुत ही सही था कि पीजी के एजुकेशन में जो रेसिडेंशियल रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ को, जम्मू कश्मीर को इसका लाभ मिलता था कि पीजी मेडिकल में एजुकेशन लेने के लिए वो लोग जो है अपने रेसिडेंट का फायदा उठाते कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो टेरिटरी के आधार पर उन्हें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता था, उस पर रोक लगाई गई है। आगे पूरे आरक्षण पर रोक लगना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार पर। और आर्थिक आधार में भी गरीबों को सबसे पहले मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और उसमें भी ध्यान रख के SC/ST समुदाय को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो मुसहर समाज के लोग हैं अभी भी पीछे हैं। हम समाज के तौर पर आगे बढ़ गए हैं लेकिन वो अभी भी पीछे रह गए, वो अभी भी 500 साल पीछे है। तो उनको आगे लाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगी। जिस तरीके से ये डफली गैंग है, चाहे अब पहले JNU में थे, अब DU में भी पनपते हुए नजर आ रहे हैं, समाज में ये क्या मैसेज देना? सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की बात की जाती है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस तरीके की हरकत करना, पत्रकारों को मारना उनके साथ, और इस तरीके की भाषा की तिलक तराजू और तलवार, तमाम ऐसे स्लोगन्स उन लोगों ने निकाले हैं, वो कितना मतलब पैमाना सेट करता है आज के समाज में, आज की जनरेशन? जी मैम, देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि हमें थोड़ा पीछे में जाना पड़ेगा। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये देखा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले खराब करना, तो क्या किया उन्होंने? एक फेक स्टोरी तैयार की। A.B. स्मिथ थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, और ये जितने मैकॉले हैं, ये लोगों ने क्या कि लिटरेचर अलग अलग गढ़े। रजनी पामदत्त, ये लोग ऐसे हिस्टोरियन हैं जो कभी इंडिया आए नहीं और इंडिया के बारे में लिख दिया। उन्होंने ये देखा कि पास्ट में जो है ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, जो इतने भी सवर्ण कोड को, उन्होंने कैसे मिसयूज किया चीज़ों को, और जो है इसको दिखाया उन्होंने, और OBC को या SC/ST एक लोगों को शोषण किया। उसी चीज़ को धीरे धीरे वामपंथियों ने, अब जो JNU है, JNU जो वामपंथियों गढ़ है, बड़े बड़े ये लोग वो करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं। रोमिला थापर जब, और प्रोफेसर सतीश चंद्रा, DN झा, सब लोग मैनिपुलेटेड हिस्टोरियन। इन्होंने समाज को सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड किया। समाज को बांटने का काम अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन ने किया तो JNU ने किया है। अभिव्यक्ति के नाम पे इन्होंने जो कचरा फैलाया है, पूछिए मत। सबसे पहले तो सरकार को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए और एक एवोल्यूशन होना चाहिए कि आपका जो स्थापना हुआ था किस पर्पज़ के लिए हुआ था और अभी आपका क्या है। अभी देखिए कोई भी देश विरोधी गतिविधि होती है, चाहे आपका याकूब मेनन हो, अफजल गुरु हो, उस पर नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? यानी आप न्यायपालिका भी भरोसा नहीं आपको, सबको, चाहे अब मुंबई आतंकी हमला ये था, ये अब कसाब, सबको एक प्रॉपर ट्रायल मिला, हर कोर्ट में मिला, सभी नहीं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन पड़ी, हर जगह जब खारिज इनकी नहीं सुनवाई हुई तब जाके इनको फांसी हुई। मतलब प्रॉपर एक मैकेनिज्म फॉलो किया गया। इसके बाद जो इस तरीके का ये नैरेटिव फैला रहे हैं JNU और DU में, अब जो कि DU आ रहा है, बड़ा चिंता की बात है कि देश की राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये नैरेटिव देखिए, ये 19 मार्च को केस लंबित था यहाँ पे, ऐसा नहीं कि केस खत्म हो गया या मान लो UGC कानून पास हो गया, फेल हो गया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें अगर इस तरीके की हो रही है तो गलत है। 19 जिस भी दलित भाई को या जिस भी OBC समाज के लोगों को लगता है कि हमें वो करना चाहिए, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो आप आइए फाइल करके, इंटरवेनिंग एप्लीकेशन फाइल करके आप पार्टी बनिए, आप अपनी बात रखिए कोर्ट के अंदर। आप जब एक तरफ आप कह रहे हो संविधान हम बाबा साहब अम्बेडकर गाना बना, मतलब सुबह शाम उनकी करते हो, अच्छी बात है, आप उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान, उन्हीं के द्वारा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के में जो मामला चल रहा है उसके विरोध में आप जंतर मंतर पे कहाँ न्याय मिल जाएगा? एक आजकल नया एक मतलब चल रहा है कंगारू कोर्ट टाइप की, चलो जी जंतर मंतर पहुंच जाए, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, JNU पहुंच जाए, कुलदीप सिंह सेंगर पे भी यही हुआ, हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर कर दिया तो पता चला यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, और ये जो शुरुआत हुई है वो मैं मानता हूँ बहुत गलत है। समाज को और लोगों को समझना चाहिए जब आपका केस लंबित है, उस केस को लेकर के आप कहीं धरना दे देने से केस का जजमेंट मेरिट नहीं बदलेगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप इसके लिए एक नई टीम बनाइए, नए मसौदे बनाइए, उसको लेके आइए, ताकि किसी सुरक्षा के नाम पे जो जैसे SC/ST एक्ट का मिसयूज, मैंने आपको पहले भी कहा, वो 498 का मिसयूज हुआ, हर जगह सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। तो किसी सुरक्षा के लिए बनाए कानून को इसका ना हो कि उसको विपनाइज कर दें, तो उसकी बड़ी चिंता है। और सवर्ण वर्ग के लोगों में यही सबसे चिंता है कि इसका लोग बदले की भावना ना करें और आर्थिक लाभ के लिए ना करें, ये चीज़ है बस।
तो देखिए अभी जिस तरीके से ये पूरी मिली जुली राय है, कुछ लोगों का अपना अलग अलग मत है। जो सवर्ण हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, जो ओबीसी एससी एसटी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही। लेकिन अगर समानता का अधिकार चाहिए तो इन सारे भेदों को मिटाना चाहिए। और एक जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, और वाकई में वही है। अगर इसको दूर करना है तो सभी को मिलजुल कर कहीं ना कहीं साथ रह के समानता के अधिकार की बात करनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।